नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर और तेजी बनते हुए नजर आई है। आपको याद दिला दें, पिछले हफ्ते 11% की बढ़त थी और आज की शुरुआत करीब करीब 3% की तेजी के साथ हुई है और $91 प्रति बैरल तक के लेवल्स हमने एशिया खुलते ही आज यहां पर बाजार में बनते हुए देखे। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर हल्दी की, जहाँ पर एक तरफा तेजी पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है। यहाँ पर क्या है रीजंस, क्या हैं आगे जाकर एनालिसिस, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र जनेजा, फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पाइसेस स्टेक होल्डर्स के सेक्रेटरी अजय गोयल एंड निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत पहले यहाँ पर हम कच्चे तेल से ही कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। 90 का आंकड़ा यहाँ पर फिर से लौट चुका है। एंड नरेंद्र जी, जो जुलाई के लोज से वहां से अब हम 30% तक की तेजी बाजार में बनता हुआ देख रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट्स? अब 9 दिन से लगातार यहाँ पर यूएस का जो अटैक है वो जारी है और हमने जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा है, ना सिर्फ यूएस बेसिस बल्कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस और कई और ठिकानों पर भी अटैक्स हैं। देखिए, अब ऐसा लगने लगा है कि जो एमओयू हुआ था, जिसकी वजह से तेल की कीमतें नीचे गई थी, कहीं ना कहीं बाजार जो है वो आश्वस्त हो गया था कि शायद अब ये जो एमओयू है ये परमानेंट पीस डील में हो जाएगा। चाहे उसमें समय लग सकता है, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल। इसीलिए आपने देखा कि थोड़ा बहुत जब आपस में इनका दोबारा झगड़े शुरू हुए, उसके बावजूद बाजार का जो रिस्पॉन्स था काफी मैच्योर था, ये कि भाई नहीं नहीं, एमओयू जो है वो आगे बढ़ेगा और ये पीस अकॉर्ड होगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो ईरान की जो सरकार अब वहां पे है, उनके बीच में सहमति नहीं हो पा रही है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। तो सरकार तेहरान की कुछ बोलती है, लेकिन उन्हीं के जो इस्लामिक गार्ड्स हैं वो तरह तरह के हमले करते रहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका जो है, ऐसा लगने लगा है कि अमेरिका को लगता है कि अब इसका जो कंक्लूजन है वो फौजी ही होगा, मतलब ताकत से होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है तमाम एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको पहले इन्होंने नहीं टच किया था, अब उसको टच कर रहे हैं, उसको ध्वस्त कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान जो है, यानी यहाँ तक कि कुवैत वगैरह में जो पानी पीने का जो प्लांट होते हैं डिस्टिलेशन का, उन सबको अटैक शुरू कर दिया है। इसलिए बाजार में आप देख रही हैं कि काफी परेशानी, काफी चिंता, और मुझे लगता है अभी भी बाजार काफी रिस्ट्रेन दिखा रहा है कि शायद कोई रास्ता बन जाए। लेकिन अभी जो है, जो सुनाई में आ रहा है कि अब तो बातचीत भी नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है उसका रवैया जो है और जो थोड़ा सख्त होता जा रहा है, और कुवैत जैसे कंट्रीज जो हैं वो अब दूसरे रास्ते ढूंढने लगे हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते। तो आज की तारीख में तो काफी जो है पैसिमिज्म, और तेल की कीमतें $100 भी क्रॉस कर जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं, अगर ऐसे माहौल बनता रहता है या कहीं से कोई इनिशिएटिव नहीं होता। जो मीडिएटर थे वो पाकिस्तान जैसे का तो कोई वजह नहीं था, किसी गिनती में नहीं था, लेकिन कतार ही मेन मीडिएटर था। अब ईरान तो कतार पे भी हमले कर रहा है, वहां के ठिकानों पे भी हमले कर रहा है, उनके टैंकर को भी उन्होंने, एलएनजी टैंकर को बिल्कुल ठोक दिया लगभग। ऐसे हालात के अंदर जो है अभी आज की तारीख में जो है वो बड़ा माहौल जो है बहुत चिंताजनक, और भारत जैसे, चीन जैसे बड़े आयातकों के लिए या तेल की कीमत के लिए बहुत चिंताजनक। और इसलिए तेल की कीमत अगर $100 की तरफ चली जाए या 100 क्रॉस भी कर जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन अभी भी बाजार ने पैनिक बटन नहीं दबाया है, जो एक अच्छा, एक पॉजिटिव साइन है। जो बड़े इंपोर्टर्स हैं उन्होंने भी पैनिक बटन नहीं दबाया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी है। लेकिन आज की स्थिति जो देख रहे हैं और जो हुआ है पिछले 24 घंटे में, बहुत चिंताजनक। जैसे आपने कहा कि 100 तक यहाँ पर प्राइसेस जा सकते हैं, तो किस तरह से कंज्यूमर कंट्रीज स्पेशली इंडिया इसको देखे? देखिए, मुझे लगता है कि $100 जो है उसके आसपास जा सकता है। और अगर अमेरिका ये डिसाइड करता है कि ईरान जो है वो एमओयू को पीस अकॉर्ड में तब्दील करने की या तो स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके अंदर काफी डिफरेंसेस हैं, जो लोग सत्ता में है, या फिर उनको लगता है अमेरिका को कि अब ईरान को उन्होंने और कमजोर कर दिया है, अब इसलिए जो है पूरा हमला करा जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर तो मोमेंट्री जो तेल की कीमतें हैं वो फिर वापस जो है वो $120 पर पहुंच जाएंगी, क्योंकि मार्केट जो है वो सप्लाई ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ अमेरिका जो है संसद में एक बिल लेके आया है कि जो भी रूस से तेल लेगा उसके ऊपर जो है वो 100% टैरिफ लगा देंगे। तो माहौल इससे जो है बहुत खराब होता है, नेगेटिव होता है, भारत जैसे देशों के लिए चिंता बढ़ती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बड़ी डायनेमिक, रोज बदलती हुई स्थिति है। जो भी मैं टिप्पणी कर रहा हूँ वो मेरे पर्सपेक्टिव है, आज धरातल पे क्या है उसके ऊपर बेस्ड है। एक ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा कम से कम 2-3 दिन में, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। इसलिए $100 पर बैरल की दिशा में तेल अगर बढ़ जाता है या 100 को क्रॉस कर जाता है
तो कोई चिंता की आश्चर्य की बात नहीं हुई, क्योंकि बाजार जो अभी तक जो रिस्ट्रेन दिखा रहा है, अगर यही कुछ 2 साल पहले हुआ था तो बाजार 110 पे ऑलरेडी जा चुका होता। लेकिन फिर भी बाजार मैच्योरिटी और कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि शायद अमेरिका युद्ध में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ चुनाव आने वाले हैं, गर्मियों का मौसम, छुट्टियों को शुरू हो गया है, तेल महंगा हो, वहाँ के जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, हॉलिडे मेकर्स है, पसंद नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब 2 कदम पीछे करेंगे और कहीं ना कहीं चाहेंगे कि ये बात शांति की तरफ बढ़े। ऐसा बाजार मान के चल रहा है, इसलिए लेकिन अगर ट्रम्प का रवैया ये रहता है कि नहीं, या उनकी इंटेलिजेंस ये कहती है कि नहीं, हमला करो और इसको आर पार करो, तो फिर तेल की कीमत ऊपर चली जाएगी। अभी जो पिक्चर है बीच की है, तो भारत जैसे देशों के लिए जो चिंता है सप्लाई साइड से भी, लेकिन उससे भी बड़ी कीमत साइड से, जो आज की तारीख में तो बहुत चिंताजनक है। तो आप ये मान के चलेंगे कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हम लगातार यहाँ पर आता हुआ देखेंगे और जो इंडियन बास्केट जहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी वहां पर अब फिर से तेजी देखने को मिली है। देखिए, जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है और दोनों देशों का अड़ियल रवैया है, और अमेरिका कहीं ना कहीं हमले जो है वो जारी रख रहा है। ईरान ने नई नई जगह पे हमले शुरू कर दिए हैं। जॉर्डन जो वहां से दूर है, बॉर्डर पे नहीं है, उस पर भी हमले हो रहे हैं। कहीं ईरान पे भी कोई ऐसा हमला कर दे, ऐसा कुछ हो जाए, तो इसलिए कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो भारत के लिए एक तरफ तो जो हमारी इंडियन बास्केट की कीमत है वो ऊपर जाएगी ऐसे हालात के अंदर, दूसरी तरफ रुपया जो है वो अंडर प्रेशर आ जाएगा, और हमारे जो रेमिटेंसेज हैं वो भी अंडर प्रेशर आ जाएंगे, और साथ में हमारे तमाम जो 1 करोड़ भारतीय वहां रहते हैं उनके जो रेमिटेंसेज आते हैं, और उसके अलावा उनका वेलबींग है। तो भारत के सामने तो बहुत सारे, दिल्ली में बारिश ना हो रही हो, मानसून के बादल ना दिख रहे हो, लेकिन भारत अर्थव्यवस्था के ऊपर तो काले बादल काफी गहरे हो रहे हैं। ये जल्दी कुछ होना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए। भारत जैसे देश को आगे बढ़ के पहल करनी चाहिए कि वो बहुत हो गया, अब पीस में आइए। कोई देश बड़ा नहीं बोल रहा, ना चीन या कोई देश आगे बढ़ के नहीं बोल रहा और अमेरिका को कह रहा है कि भाई अब शांति की तरफ बढ़ो, या ईरान को, कोई आगे बढ़ करके वजनदार देश नहीं बढ़ा था। ये पाकिस्तान जैसे देश बोलते हैं, इनको तो कोई पूछता भी नहीं है। मिस्टर तनेजा जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो पहले एक सेंस यहाँ पर आती हुई कि $100 की एक पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बाजार में बनती हुई नजर आ रही है। पिछले एक हफ्ते में 11% की तेजी थी, आज 3% की बढ़त के साथ कारोबार है, और अपने जुलाई के लोज से हमने प्राइसेस को यहाँ पर 30% तक बढ़ता हुआ देखा है, यानी कि अच्छी खासी बढ़त आगे यहाँ पर एक्सपेक्टेड भी है। कुणाल, आपको क्या लगता है किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, और क्या बाइंग पोजिशन बरकरार हैं? In line with what Taneja ji said, we don't know basically whether this is going to be further escalation, because I think it is the ninth time that there has been an attack in last almost 7 days. So US is not कोई भी, आज सवेरे मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आया था that US is open for the diplomatic channel, but वो बोल रहे हैं, वो हो नहीं रहा है। So जैसे हम लोग सब सोच रहे थे, again, we are entering into that zone where oil is above $90, और यहाँ से if oil goes up quite sharply, then everything will will get haywire. So कहीं ना कहीं मेरा भी मानना ऐसा ही है, 95, एक बार 94, 95 तक मैक्सिमम अपसाइड आपको दिखा सकता है, बट बिलो दैट लेवल आई एम नॉट बुलिश। और एज ऑफ नाउ कोई मंदी के ट्रिगर नहीं है। प्रोडक्ट मार्केट क्रैक स्प्रेड जिसे कहते हैं, प्रोडक्ट मार्केट बहुत टाइट है। मतलब पेट्रोल की अवेलेबिलिटी जितनी है, क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी जितनी है, उससे कम अवेलेबिलिटी मार्केट में डीजल और पेट्रोल की है। सो गैसोलीन और डीजल की शॉर्टेज चल रही है वर्ल्ड में, और दिस इज स्लाइटली बुलिश फ्रॉम द क्रूड पॉइंट ऑफ व्यू। इसके कारण रिफाइनरी ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल कंज्यूम करेगी, तो इसके लिए प्राइजेस शॉर्ट टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर जाने के लिए लग रहे हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आपकी स्क्रीन पे लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार शुरू होता हुआ नजर आया था। ऑफकोर्स डिप्स पे एक बाइंग फिर से लौटी है, $4000 प्रति आउंस के आसपास। उसके ऊपर सोने के प्राइसेस, चांदी ऑफकोर्स थोड़ी सी ज़्यादा प्रेशर में रही है, जहाँ पर हमने प्राइसेस को 55-56 के आसपास काम करता हुआ देखा है। कुणाल, काफ़ी हद तक मार्केट्स यहाँ पर जो जुलाई की FOMC मीटिंग है उसके ऊपर तो नज़र रखेगी ही, लेकिन डॉलर स्ट्रेंथ है, ऑफकोर्स जो डेट कंसर्न्स हैं जिसके बारे में आप लगातार कहते भी रहे हैं, किस तरह से इन सबको एक साथ में देखते हैं गोल्ड सिल्वर पर इम्पैक्ट डालते हुए? गोल्ड सिल्वर में मेरा व्यू बुलिश है। आगे जाके मुझे यहाँ से डाउनसाइड बहुत कम, वेरी लिटिल डाउनसाइड इज एक्सपेक्टेड। सिल्वर में भी परहैप्स 54, 55, और गोल्ड की बात करेंगे तो 39, 50, उससे ज्यादा नीचे नहीं लग रहा है। मेरी राय में शॉर्ट टर्म में आपको शायद रिवॉर्ड ना मिले, बट लॉन्ग टर्म में आपको जरूर रिवॉर्ड मिलेगा। ये टाइम है अक्यूमुलेट करने का। आज लो 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद बेचोगे तो पैसा अच्छा बन सकता है परसेंटेज टर्म में। मेरा व्यू नियर टर्म में गोल्ड पे स्लाइट बेरिश है,
बट लॉन्ग टर्म में मेरा व्यू बुलिश ही है। कुणाल, साथ ही साथ मेटल्स कैसे देखेंगे आप, क्योंकि कॉपर को लेकर जिस तरह से जो चिले में डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो प्रोडक्शन है, स्टॉर्म है, सल्फ्रिक एसिड की शॉर्टेज है, उस सबका फायदा हमने यहाँ पर कॉपर में चिले से आता हुआ देखा है। यहाँ से अभी क्या करने की राय? आई थिंक कॉपर के फंडामेंटल तेजी गई है। हमने जस्ट एक रिपोर्ट निकाली है नई कॉपर। हमने ये बोला है उसमें 12,500 से $13,000 के बीच में एलएमई पे बाइंग है। एमसीएक्स में दैट शुड ट्रांसलेट 1250 टू 1220, मैक्सिमम डाउनसाइड 1250 टू 1280 इज अक्यूमुलेटिंग जोन। और धीरे धीरे कॉपर ये साल के एंड तक $15,000 जाने का पूरा चांस है। हम्म रूपी कैसे देखेंगे कुणाल, क्योंकि यहाँ पर गिरावट जारी रही है। 96 के गलत साइड पे हमने यहाँ पर रुपए को फिसलता हुआ देखा है। जिस तरह की डॉलर स्ट्रेंथ है उसका भी असर यहाँ पर रुपए में किस तरह की रेंज बन सकती है? So let us say if oil goes to 100 above $100, then I think rupee can go till 97.50, 98. So जब तक oil ऊपर जा रहा है तब तक we are not out of woods, and this can cause another spike, in the inflation. So let's hope and pray that the sanity comes back जल्दी से जल्दी। कुणाल, जुलाई ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑन द वीकर साइड रहा। आपको लगता है अगस्त एक और महीना है जहाँ पर काफ़ी अनसर्टनिटी देखने को मिल सकती है? और इस महीने के लिए, अगस्त के महीने के लिए ऑलमोस्ट सबका मानना है कि चाहे वो इक्विटीज़ है, कमोडिटीज़ है, एक शार्प डिक्लाइन एक बार देखने को मिलेगा जो शायद अक्यूमुलेशन लेवल्स उभर के आ सकें, लेकिन अगस्त वीक मान के चलें? I think depends upon lot of things. To be very honest, what is happening with Japan, Japanese debt का क्या हो रहा है, या what is happening with the US। अभी जैसे मैंने 15-20 दिन पहले एक रिपोर्ट पे काम किया था 29 जून को। तो मैंने इसमें ऐसा वर्किंग किया था कि अगर ऑयल $75 आता है तो इन्फ्लेशन 3.4 3.3 आ जाएगा। अभी जैसे सडनली हम लोग $75 से $92 आ जाएंगे, ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था इन स्पैन ऑफ 10 days। मुझे लग रहा है वी आर लिविंग इन अ वेरी वॉलेटाइल वर्ल्ड राइट नाउ। और इसमें सिर्फ अंडरलाइन ट्रेंड आप तेजी समझो, जो चीज में तेजी समझ में आती है उसको आप नीचे में बाय कीजिए। बाकी दिस इज नॉट द टाइम टू हैव अ वेरी बोल्ड फोरकास्ट। जी हाँ, लॉन्ग टर्म रिपोर्ट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल है फिलहाल, जिस तरह से एवरीडे मार्केट यहाँ पर मूव करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया कुणाल साथ जुड़ने के लिए। तो वो यहाँ पर स्ट्रैटेजीज बन के नजर आ रही हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आप यहाँ पर सोने चांदी में नीचे में ढूंढ सकते हैं। जहाँ तक कॉपर जिंक की बात है, बाइंग रिकमेंडेशंस वहाँ पर भी हैं। कच्चे तेल में भी यहाँ पर हल्की सी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे कुणाल ने कहा 94-95 के आसपास थोड़ा सा टॉपिश यहाँ पर कच्चा तेल बनता हुआ नजर आएगा। अगर 100 जाता भी है तो शायद सस्टेनिंग वहाँ पर एक इश्यू रह सकता है। वेल, इसी के साथ आपको एक मॉनसून चेक भी दे दें और आपको बता दें कि इवन एज 1.5 महीना यहाँ पर बीत चुका है। अगर हम 19 जुलाई तक, 1 जून से 19 जुलाई तक यहाँ पर मॉनसून का सिनेरियो देखें तो अभी भी 24% की डेफिशिएंसी यहाँ पर मॉनसून में नजर आती है। यानी कि मॉनसून एक यहाँ पर चिंता की बात बनता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई में आज यहाँ पर बारिश है, शायद उसका असर हमने यहाँ पर आता हुआ देखा, लेकिन जो ओवरऑल नंबर्स हैं स्लाइटली ऑन द वीकर साइड हैं। और अगर हम इसी तरह 20-22% के आसपास यहाँ पर जुलाई भी बंद करते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर डेफिशिएंसी नहीं, फिर ड्राउट की चिंताएं भी बाजार को लगता है कि शायद इस साल में यहाँ पर हम बनता हुआ देखेंगे मॉनसून के लिहाज से। लेकिन एक सेगमेंट जहाँ पर लगातार तेजी बनते हुए नजर आई है वो है मसाले। यहाँ पर बढ़त है, चाहे वो जीरा है, धनिया है, लेकिन हल्दी में तेजी कुछ ज्यादा बनती हुई नजर आई है। हमारे साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस स्टेक होल्डर्स के सेक्रेटरी अजय गोयल हैं। अजय जी नमस्कार। पहले तो ओवरऑल मसालों के ऊपर ही आपसे बात करना चाहेंगे। अजय जी, सारे के सारे मसालों में तेजी बनती हुई नजर आई है, क्या वो बारिश को लेकर है, डिमांड को लेकर है, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहे? गुड मॉर्निंग मनीषा जी, धन्यवाद। बेसिकली सभी मसालों का बढ़ने का एकमात्र कारण बारिश है। बारिश नहीं होने से हर आदमी के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि नेक्स्ट ईयर की क्रॉप नहीं आएगी, इसलिए सारे मसाले पिछले महीने भर में 10% से 15% बढ़े हैं। जहां तक हल्दी की बात है, तेजी हमने कुछ ज्यादा ही यहाँ पर होते हुए देखी है। अजय जी, क्या ये एज पर फंडामेंटल्स है? और जिस तरह से स्पॉट में हल्दी के प्राइसेस हैं, एक्सचेंज में हल्दी के प्राइसेस हैं, जो थोड़ी सी यहाँ पर डिस्पैरिटी है, उसे आप कैसे देखेंगे? मैं बेसिकली पिछले 5-6 दिनों से एनसीडेक्स के वेयर हाउसों में हल्दी डिपॉजिट करने की स्पेसिफिक मराठा के अंदर गोडाउनों के जगह नहीं होने के कारण वायदा भागता जा रहा है और हाजिर में डिपॉजिट नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है, इसीलिए गैप ज्यादा हो गई है।
जो अपन 10 दिन पहले देखेंगे तो 10 से 12 रुपए किलो का डिफरेंस चल रहा था वाईडे में, और अभी वेयर हाउस में स्पेस नहीं होने के कारण 25 से 30 रुपए किलो डिफरेंस चल रहा है। मेन कारण यही है कि वेयर हाउस की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए दोनों में गैप बढ़ गई है। अजय जी, आपको लगता है आगे जाके ये कन्वर्ज होता हुआ नजर आएगा, और क्या ट्रेंड्स हैं अब आगे यहाँ पर निकलते हुए? हल्दी में ट्रेंड मंदे का नहीं है, और अभी अपने को 6 महीने निकालने में जी। कुछ, अभी कोई आज की आज हल्दी खत्म नहीं होगी। आज मंडे को भी पूरी मराठवाड़ा की मंडियों की आमदनी गिने तो 1 लाख बोरी की मंडियों की आगे नहीं बने। बेसिकली वेयर हाउस में जगह नहीं होने से ये गैप बढ़ी है। अगर वेयर हाउस अवेलेबल होंगे तो हाजिर और वायदा दोनों सिस्टम के साथ साथ चलना चाहिए। आपकी एनसीडीएक्स से बात हुई है कुछ अजय जी? आप मुझे याद है आपने पिछली बार भी एक बार यहाँ पर एक लेटर यहाँ लिखा था, कुछ कॉन्वर्सेशन है, उसके बाद कुछ बात हुई है? मैंने अभी कल परसों में भी एनसीडीएक्स एनसीसीएल दोनों को मेल डाले हैं। उन्होंने हमको 10 दिन का आश्वासन दिया है, 10 से 15 दिन में हम मराठवाड़ा, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हल्दी मराठवाड़ा में डिपॉजिट होती है, तो सांगली की सांगली में होती है, निजामाबाद की निजाम में होती है, और ईरोड की ईरोड में होती है। तो अब ये मेरे पास नहीं, मराठवाड़ा का स्टॉक है तो वो मराठवाड़ा में ही जाएगा, और मराठवाड़ा में 8% जगह नहीं होने के कारण डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 10 से 15 दिन में हम वेयर हाउस चालू करेंगे, पर बिटवीन द 10-15 दिन में वायदा कहाँ तक भागेगा, और हाजिर में कोई फिजिकल मंडियों में लेवाल नहीं है, ये चीज थोड़ी सी गैप समझ में कम आ रही है। बेसिकली एनसीडीएक्स की तैयारी थोड़ी कमजोर है अभी 8%। अजय जी, अगर आप, जैसे आपने कहा प्राइसेस में 10 से 15% की तेजी पिछले 1 महीने में हम ऑलरेडी बनता हुआ देख चुके हैं, जिस तरह की स्थिति है हल्दी को लेकर, जैसे आपने कहा मंदी का सिनेरियो नहीं है, एक्सचेंज के वेयर हाउसेस को लेकर ऑफ कोर्स चिंताएं हैं कि जगह ही नहीं है, माल जमा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। अगर जैसे एक्सचेंज ने कहा है वो सुलटा लेते हैं उसे, तो आपको लगता है कि वो वापस एक बुलिशनेस आएगी, भाव यहाँ पर कन्वर्ज होंगे? हाजिर और वायदा दोनों पैरेलल चलने चाहिए मैम। खाली वायदा चले तो भी बाजार नहीं चलता, खाली हाजिर चले तो भी चलता। तो बेसिकली दोनों पैरेलल होंगे, और इसको दीपावली के आसपास अगस्त सितंबर में नई डिमांड आएगी, जब जाके बड़ी तेजी, मतलब 250 270 जो भी बनाना चाहे। बाकी अब खाली वायदा चला के और हाजिर नहीं चले, आज की तारीख में ये गैप बहुत बड़ी है, तो ये अभी तो वायदा घटना चाहिए अभी 8%। तो जैसे भी वेयर हाउस की अवेलेबिलिटी होगी तो ये जो मार्जिन है 30 रुपए का, वो घट के 15-20 रुपए का होना चाहिए। अजय जी, जिस तरह की स्थिति है बाजारों में, आपको लगता है वायदा में काफी लोग यहाँ पर उतरे हैं, स्पेशली मसालों में जहाँ पर एक तेजी है, कमाई के मौके नजर आए हैं? अभी तो काफी लोग शॉर्ट सेल भी ज्यादा है, और सामने बायर साइड की बहुत लंबी कार्टेल बनी हुई है। तो अभी तो मंदी नहीं लगती जब तक एनसीडीएक्स में वेयर हाउस अवेलेबल नहीं हुए। एनसीडीएक्स में वेयर हाउस अवेलेबल होंगे, उसके बाद में थोड़ा स्ट्रिंग होने के बाद में बाजार स्टडी हो जाना चाहिए। ऑलराइट, ये तो ऑफ कोर्स एक्सचेंज के वेयर हाउसेज ना होने की चक्कर है, उसकी वजह से हमने यहाँ पर भावों में एक डिस्पैरिटी बनते हुए देखी है। अजय जी, आपको जाने दें उससे पहले एक फाइनल सवाल यहाँ पर आगे जाकर, जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, अगर बारिश कमजोर रहती है, वो चिंता यहाँ पर बनी रहती है, तो और कितनी तेजी की एक्सपेक्टेशन फिर आप बनता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं क्रॉस मसाले, हल्दी के साथ साथ जीरा धनिया की भी बात की जाए तो? हल्दी में देखा जाए तो आज का हाजिर का भाव है 170 to 180 रुपीज। ये लगभग पिछले 3-4 सालों का हाई भाव है। इसको अगर बारिश नहीं आती है तो 200-220 फिजिकल बन सकता है, वो भी अगस्त सितंबर महीने में। अब अपन जीरे पे चले तो मैम, जीरा तो पिछले 3 साल के 2023 से लोएस्ट भाव में चल रहा है, 200 रुपए के आजू बाजू फिजिकल में चल रहा है। अगर जीरे में, मतलब बाकी सब आइटम तो एक बेस से काफी ऊंची चल रही है, जीरे में अगर बारिश नहीं आती है तो ये दिसंबर जनवरी तक नेक्स्ट इसका टारगेट फिजिकल का 260 से 270 का रहेगा। जीरे का ध्यान सबसे बढ़िया मजबूत है, क्योंकि जीरा बॉटम से भी नीचा चल रहा है, तो नए साल की बुआई नहीं आएगी, ये समझ के जल्दी चलेगा। धनिया की भी बैलेंस शीट टाइट है, धनिया में भी मंदी का मन नहीं है, पर भाव ऊंचे है तो जिनको पड़ा है वही रखेगा। 20 रुपए किलो की इन भावों से धनिया में तेजी का मन है, अगर बारिश नहीं आती है तो। मैं सभी मसालों में जनरल तेजी का मन है। ऑलराइट, अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, वो तमाम चीज़ों पर हमारे दर्शकों को अवगत भी कराने के लिए। लेकिन जैसे अजय ने बताया कि एकमात्र चीज़ अब वो यहाँ पर आगे जाकर देखेंगे, और वो है बारिश अगर नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर क्रॉस मसालों में बन सकती है। जैसे मैंने आपको बताया 24% की डेफिशिएंसी के साथ फिलहाल भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसका सीधा फ़ायदा यहाँ पर सभी मसालों को होता हुआ नज़र भी आया है। 2.5% की तेज़ी यहाँ पर धनिये में है। हल्दी में कुछ मुनाफा वसूली आज देखने को मिली है, लेकिन हल्दी ऑलरेडी यहाँ पर पिछले महीने भर में 15% की तेज़ी
दिखा चुकी है। और जीरे की जहां तक बात है, जैसे उन्होंने कहा 2023 के आसपास के लोज के वहां पर है, लेकिन दिसंबर तक ये जो जीरा 211 का चल रहा है, उनको लगता है 260 भी दिखा सकता है अगर बारिश यहाँ पर ठीक से बनकर नहीं आती है। और काफ़ी वही हाल यहाँ पर धनिया का है, जहाँ पर 20 रुपए की तेज़ी उनको नज़र आती है। तो यानी कि मसाले एकमात्र ऐसा सेगमेंट रहे हैं इस साल में, फर्स्ट हाफ में, जहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। और बारिश यहाँ पर सेकेंड हाफ डिसाइड करेगा। अगर ऐसी ही बारिश नहीं हुई तो यहाँ पर बढ़त और भी बनती हुई नज़र आ सकती है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। BBC Awaaz and India Bonds present Bond Street. नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉन्ड स्ट्रीट और आपको बता दें कि अनएक्सपेक्टेड लाइंस यहां पर सरकारी बॉन्ड्स की कीमतों में गिरावट के साथ आज हमने कारोबार शुरू होता हुआ देखा। इसकी काफ़ी सारी वजहें हैं। पहला तो ये कि कच्चे तेल में जो लगातार तेज़ी बनते हुए नजर आई है, $90 प्रति बैरल के ऊपर कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। पिछले हफ्ते हमने 11% की तेज़ी देखी थी और आज की शुरुआत यहाँ पर 3.5% की बढ़त के साथ हुई। बाजार को यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में अब अगस्त में रेपो रेट बढ़ने की आशंका भी नजर आती है। अगर हम ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी देखें तो यूएस की जो एफओएमसी मीटिंग है वो 28-29 जुलाई को है, लेकिन अगली मीटिंग यहाँ पर सितंबर को है और उसकी 55% प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर रेट बढ़ता हुआ नजर आए। तो वही चीज़ बाकी लोकल और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स भी यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ 2026-27 में सब्सिडी बोझ यहाँ पर बढ़ सकता है। वित्तीय घाटे की चिंता है भारतीय बाजारों को, तो ये चीज़ भी यहाँ पर बाजार देखेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डॉलर के मुकाबले यहाँ पर रुपया लगातार पिछले हफ्ते कमज़ोर हुआ और आज भी हमने यहाँ पर इसे और गिरता हुआ देखा। डॉलर इंडेक्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तेज़ी है, 101 के आसपास यहाँ पर फिर से कारोबार है और ज़्यादातर एशियन करेंसीज में यहाँ पर गिरावट के साथ कारोबार बनता हुआ नजर आया। और सारे के सारे बाजार, स्पेशली भारतीय बाजार, यहाँ पर मॉनसून को देखेंगे, क्योंकि जो 24% की डेफिशिएंसी फिलहाल है, मार्केट्स को लगता है कि अगर जुलाई उसी तरह से बंद हुआ तो बड़ा कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। इंडियन मार्केट्स को एक कंटिजेंसी प्लान देखना होगा, क्योंकि 22-23% की डेफिशिएंसी अगर जुलाई बंद होते हुए भी नजर आती है तो वो काफ़ी बड़ी मानी जाएगी। इन एनी केस, मंगलवार को यहाँ पर 12 राज्यों की तरफ से 217 बिलियन जुटाने की योजना है। ये आरबीआई की स्टेटमेंट है। तो कल ऑफकोर्स पूरा का पूरा ध्यान बॉन्ड मार्केट्स का इस तरफ होगा। और इसके अलावा अगर हम प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस देखें तो शोभा लिमिटेड का बोर्ड एनसीडी जारी करने पर आज विचार करेगा। उनकी बोर्ड मीटिंग है। एंड इसी के साथ साथ चोलामंडलम फाइनेंस का भी बोर्ड 28 जुलाई को बैठक करेगा। वहां पर चोलामंडलम फाइनेंस का बोर्ड डिसाइड करेगा कि एनसीडीज को यहां पर किस तरीके से फाइनेंस जुटाने की मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कुछ कंपनीज जो इस हफ्ते में बिडिंग लेकर आ रही हैं, उसमें किसेत्सु साइसन है जो 2 बिलियन रुपए के लिए बाजार में है और 2036 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ ये पैसा जुटाना चाहते हैं। 361 यहाँ पर प्राइम 2 बिलियन जुटाना चाहते हैं 2029 के बॉन्ड्स के साथ। नुवामा वेल्थ 3.5 बिलियन जुटाना चाहते हैं 2029 के बॉन्ड्स के साथ। और जाते जाते आपको एक नंबर और दिखा जाए, जीसेक में हमने ऑफकोर्स यहाँ पर निवेश बढ़ता हुआ देखा है। जून की शुरुआत से अब तक की बात की जाए तो एफपीआईज का $6.5 बिलियन यहाँ पर निवेश हम बनता हुआ देख चुके हैं। सेंट्रल बैंक के रुख से मिला यहाँ पर समर्थन है, कम टैक्सेस हैं, डॉलर डिपॉजिट स्कीम्स हैं, इन सब के चलते यहाँ पर खरीदारी बढ़ी है। इन एनी केस, बैंक्स के लिए 18% जमा यहाँ पर सरकारी बॉन्ड्स में रखना अनिवार्य है ही। एंड देन फाइनल प्लेट आपके सामने लेकर आएंगे जो दिखाता है कि एफपीआईज की हिस्सेदारी कितनी किस देश में है। सो इवन एज इंडिया ने जून में यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर्स देखे हैं, उसके बावजूद भी जो ओवरऑल बाइंग है वो सिर्फ 7% है। अगर इमीडिएट नेबर्स देखे जाएं जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, तो यहाँ पर 22 और 14% है। यानी कि अपसाइड इंडियन मार्केट्स में अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। निवेश की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर आगे जाकर बढ़ती हुई दिखती है। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.